सर इससे तो इस ट्रिक से हमें केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान प्राप्त हुए, बाकी मान कैसे प्राप्त होंगे? तो बाकी मान बहुत आसान है। अब हमें पता है कि साइन का पूरक कोण cos थीटा है, तो हम जो है इसे उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी जो आखिरी मान है साइन का 90 वाला वो cos 0 का मान हो जाएगा, 60 वाला cos 30 का मान हो जाएगा करीब 3/2, 45 वाला 45 का मान हो जाएगा। ये जैसे जैसे उस तरफ दाएं से बाएं आएंगे वैसे ही हम cos में बाएं से दाएं जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहां तक आ गए थे पीछे, फिर ये आया तो 1/2 और फिर ये आया तो 0। इस तरह से cos थीटा के मान हुए cos 0 अंश 1, cos 30 करनी 3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। इन मानों को हमने याद कर लिया। अब हम tan के मान लेंगे, तो sin थीटा के बटे जब cos थीटा किया जाता है तो tan थीटा प्राप्त होता है। तो tan थीटा के मान क्या होंगे? tan थीटा के मान होंगे, देखिए करते हैं, 0/1 आया तो 0/1 आएगा, तो tan थीटा का मान tan 0 अंश का मान क्या प्राप्त होगा? 0 होगा। 1/2 और करनी 3/2, तो ये 2 से 2, देखो सबसे नीचे वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/करनी 3। वैसे ही यहाँ पर करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, 1/1 मतलब 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 से 2 नीचे वाले कट जाएंगे, करनी 3/1 मतलब करनी 3/1 लिखने से कोई औचित्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि 1/0, 1/0 तो किसी भी संख्या के बटे 0 परिभाषित नहीं है, किसी भी संख्या के बटे 0 परिभाषित नहीं है, इसलिए आपने यहाँ परिभाषित नहीं लिख दिया। अब हम देखते हैं कॉसेक थीटा। पिछले वीडियो में हमने बताया कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? कॉसेक थीटा। यदि साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 अंश का मान 2/1 अर्थात 2 होगा। उल्टा कर देना है, हर को अंश में और अंश को हर में कर देना है। तो सबसे पहला मान आया 0/1, तो हम उसको उल्टा लिखेंगे तो 1/0, मतलब ऐसी तो स्थिति मान्य नहीं है। देखिए 1/2 स्थिति को हमने परिभाषित नहीं लिख दिया, तो फिर से यहाँ पर 0 का व्युत्क्रम यहाँ भी परिभाषित नहीं हो जाएगा, 0 का व्युत्क्रम। अब हम देखते हैं 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2। यहाँ पर 1/2, देखो साइन के मान है ये, करनी 1/2 तो उल्टा हो जाएगा करनी 2/1 यानी करनी 2। यहां पर करनी 3/2 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/3, ये हो गया 2/3। और यहां पर 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 तो 1/1 ही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा। इस तरह से हमें प्राप्त हुए कॉसेक थीटा के मान। कॉसेक 0 परिभाषित नहीं, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 अंश करनी 2, कॉसेक 60 अंश 2/3 और कॉसेक 90 अंश का मान 1 है। अब हम देखते हैं कि सेक थीटा हम कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा के व्युत्क्रम निकालेंगे। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या प्राप्त होगा? सेक थीटा प्राप्त होगा। कॉस थीटा हमारे पास क्या है? 1। सबसे पहले कॉस थीटा का 0 अंश का मान हमारे पास 1 है, तो सेक थीटा भी 1/1 मतलब सेक थीटा का 0 अंश का मान भी 1 होगा। फिर कॉस 30 अंश का मान हमारे पास कितना है? करनी 3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/3। व्युत्क्रम तो करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हमारे पास आया 1/2 कॉस का मान है, तो करनी 2/1 सेक का मान होगा, या करनी 2, करनी 2/1 या करनी 2/1 को केवल करनी 2 लिख सकते हैं। अब वैसे ही अब देखिए 1/2 है तो 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1। फिर हमने देखा कि 0 है, 0 जब भी आता है तो उसका व्युत्क्रम तो परिभाषित नहीं है, तो इसलिए हमने उसको पन लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कॉट थीटा क्या है? तो कॉट थीटा, देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा है, और टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? कॉट थीटा है। तो जो भी टेन थीटा के मान हमारे पास हैं उन्हें हम व्युत्क्रम कर देंगे। टेन 0 का मान हो जाएगा, 0 है तो उसे उल्टा जब हम करते हैं तो परिभाषित नहीं होता है। 1/करनी 3 है तो करनी 3 चला जाएगा ऊपर, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं है। 1/1 करेंगे तो 1 का तो 1 ही आता है। करनी 3 है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा? 1/करनी 3 होगा। और परिभाषित नहीं जब ऑलरेडी है, यानी कि 1 के
बटे शून्य है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो शून्य की बटे 1 हो जाएगा, अर्थात यह संख्या मान्य है और उसका मान क्या होगा, शून्य। तो कॉट देखिए, कॉट शून्य अंश का मान परिभाषित नहीं, कॉट 30 अंश करणी 3, कॉट 45 अंश 1, कॉट 60 अंश 1 बटे करणी 3 और कॉट 90 अंश शून्य है। इन मानों को हम सिद्ध भी करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के 45 अंश के लिए मान ज्ञात करते हैं कि यदि न्यून कोण 45 अंश हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि माना एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 45 अंश है। एक त्रिभुज वास्तव में कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो एक कोण तो 90 अंश हो गया और कोण ए को हमने माना है 45 अंश, तो जो शेष बचा हुआ कोण कितना होगा, वो भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों योग का योग कितना होगा, 90 मतलब 45 होगा, यानी दोनों का योग 90 होगा। तो फिर हमें ये पता चल गया कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यदि ये दोनों में एक भुजा को हमने ए मान लिया तो दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा भी हमारी ए हो जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि ए मिलकर दोनों का मान हम जब देखते हैं, कर्ण निकालेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC के वर्ग से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 2A वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, AC बराबर √2A वर्ग, या AC बराबर सीधे क्या प्राप्त हुआ, करणी 2A। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ करणी 2A, ये हमें करणी 2A प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि लंब, कर्ण और आधार जब तीनों हमें प्राप्त हैं तो हम पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकालना जानते हैं। निकाल लीजिए, क्या होगा फिर, साइन 45 अंश, कॉस 45 अंश, टेन 45 अंश, कॉसेक 45 अंश, सेक 45 अंश और कॉट 45 अंश। पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात हो जाएंगे। ये वास्तव में 45 अंश के लिए मान है जो हम कभी भी उपयोग कर सकेंगे। तो सबसे पहले साइन 45 अंश वास्तव में इस कोण ए के लिए लंब कोण है, ये लंब है। इस कोण ए के लिए आधार कोण है, ये आधार है। और इस कोण ए के लिए कर्ण कोण है, ये कर्ण है। तो फिर हम देखते हैं कि साइन 45 अंश, तो हमने लका कला से जाना है कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया a और कर्ण हो गया करणी 2a। a से a कटा तो कितना आया, 1 बटे करणी 2, साइन 45 अंश का मान आया। हम जैसे ही हमने त्रिकोणमितीय सारणी में याद किया है उन्हीं की यह उत्पत्ति है। तो cos 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार भी तो a है और कर्ण कितना है, करणी 2a, a से a कट गया तो cos 45 अंश का मान हुआ 1 बटे करणी 2। ऐसे ही cos tan 45 अंश का मान क्या होगा, tan 45 अंश मतलब लंब बटे आधार, a बटे a जब कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। tan 45 अंश का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब cosec 45 अंश का मान क्या होगा, cosec 45 अंश। सर इसे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह साइन का व्युत्क्रम है। 1 बटे करणी 2 जब साइन था तो करणी 2 बटे 1 यानी करणी 2 हमारा क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। यह हम कर्ण बटे लंब से भी हम cosec ज्ञात कर सकते हैं। फिर sec 45 हमारा कितना हो जाएगा, तो फिर sec 45 भी हमारा देखिए आधार, ये cos 45 अंश जो कि आधार बटे कर्ण था उसका व्युत्क्रम है, कर्ण बटे आधार है तो करणी 2 बटे 1 यानी करणी 2 हो जाएगा। और हमारे पास अंतिम मान के रूप में cot 45 अंश का भी हम मान निकाल पाएंगे क्योंकि tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा, उसका व्युत्क्रम भी करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से हम 45 अंश के मानों को ज्ञात करते हैं और इन्हें हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे हमने अभी 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया वैसे ही हम 30 और 60 अंश के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी लेते हैं। माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की हम जैसे ही बात करते हैं हमें पता हो जाता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 अंश के होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ये 60 अंश, 60 अंश, तो ये भी हमने ले लिया 60 अंश।
तो 60 अंश जब था तो इसे हमने जब शीर्ष कोण का समद्विभाजक किया तो हमें पता है कि सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। शीर्ष कोण का समद्विभाजक जो है सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है, तो सम्मुख भुजा भी दो भागों में बढ़ गई। यदि हमने इस समान वाली भुजा को 2a माना तो ये भी भुजा हो जाएगी 2a, लेकिन ये दो भागों में बंटने के कारण ये दोनों भुजाएं हो जाएंगी AA। अब हमारे पास हम त्रिभुज ADB में बात करते हैं, हम केवल त्रिभुज ADB। तो त्रिभुज ADB में हम इन त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ज्ञात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है AB 2A BD A, लेकिन AD हमारे लिए ज्ञात नहीं है, तो हम सबसे पहले AD ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम देखते हैं कि हमारा थीटा कोण यदि ये है, थीटा कोण हमारा मान लो 30 अंश है, तो हमारे लिए कर्ण कोण है 2a वर्ग बराबर लंब कोण है a वर्ग धन आधार कोण है हमें पता नहीं है AD वर्ग। तो ठीक है, ये 2a वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और a वर्ग, फिर ये a वर्ग धन AD वर्ग। अब हम देखते हैं कि हमें AD वर्ग चाहिए, तो ठीक है AD वर्ग हमें पता हो जाएगा। 4a वर्ग में से a वर्ग चला जाएगा तो 4a वर्ग माइनस a वर्ग, तो AD वर्ग बराबर होगा 3a वर्ग। तो AD वास्तव में क्या होगा, अंडर रूट 3a वर्ग, अंडर रूट से केवल a वर्ग होने के कारण a की घात 2 होने के कारण a बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3a। इस AD का मान है अंडर रूट 3a। हमारा काम तो बन गया। हमारा काम ऐसे बन गया कि जब हम इस 30 अंश का कोण लेंगे तो इसके लिए ये लंब a है और आधार है कर्णी 3a, और जब हम ये 60 अंश का कोण लेंगे तो इसके लिए लंब कर्णी 3a है और आधार कौन है, a है। यह तो हम जानते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले 30 अंश के कोणों की उत्पत्ति करते हैं। तो 30 अंश के कोणों के लिए हम 30 अंश के सारे मान लिख देंगे। 30 अंश के हमारे सारे मान हैं, तो चलिए देखते हैं। साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 30 अंश, कॉसेक 30 अंश, सेक 30 अंश और कॉट 30 अंश। इस तरह से हमने ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिया है। सबसे पहले हम साइन 30 अंश ले रहे हैं। 30 अंश का कोण वास्तव में हमारा ये है, और 30 अंश के कोण के लिए साइन का कहना है कि कोण की 30 अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसकी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो 30 अंश की सम्मुख भुजा है a और बटे कर्ण 2a। a बटे 2a, a से a कट गया, कितना बचा, a बटे 2। वैसे ही हम cos 30 अंश का मान निकालेंगे। cos 30 अंश का मान क्या होता है, ऐसे ही लिख देंगे 30 अंश की संलग्न भुजा। चूंकि दो कोणों की हमें बात करना है इसलिए हमने लंब कर्ण आधार पर बात करना बंद कर दिया, संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पर आ गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि 30 अंश की संलग्न भुजा मतलब उससे लगी हुई भुजा जो कर्ण ना हो, यह ध्यान रखें, उससे लगी हुई भुजा जो कर्ण ना हो, तो ये है वो संलग्न भुजा। तो 30 अंश की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो देखिए 30 अंश की संलग्न भुजा कौन सी है, अंडर रूट 3a, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है 2a, a से a कट गया, अंडर रूट 3/2 हो गया हमारे पास cos 30 अंश का मान। अब हम tan 30 अंश का मान निकालेंगे। tan 30 अंश का मान भी हमारे लिए आसान है। tan 30 अंश का मान होता है 30 अंश की सम्मुख भुजा बटे 30 अंश की संलग्न भुजा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 30 अंश की, ये देखो 30 अंश है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है a, 30 अंश की संलग्न भुजा कौन सी है, अंडर रूट 3a, ये अंडर रूट 3a, a से a कट गया तो बचा 1 बटे कर्णी 3 हमें प्राप्त हुआ tan 30 अंश का मान। अब हम वही हमारा हथियार निकालेंगे कि साइन 30 अंश का व्युत्क्रम कॉसेक 30 अंश मतलब 1 बटे 2 का व्युत्क्रम 2 बटे 1 मतलब 2। सेक 30 अंश का मान है, कॉस 30 अंश का मान है कर्णी 3 बटे 2, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 2 बटे कर्णी 3। और कॉट 30 अंश का मान है हमारे पास, कॉट 30 अंश देखिए tan 30 अंश का मान है हमारे पास 1 बटे कर्णी 3, तो कॉट 30 अंश का मान उसका व्युत्क्रम यानी कर्णी 3 बटे 1 यानी कर्णी 3। इस तरह से हमने 30 अंश के मान ज्ञात किए। अब हम इसी से 60 अंश के मानों की उत्पत्ति करेंगे।
चलिए 60 अंश के मान भी देख लेते हैं। 60 अंश के लिए हमें प्राप्त होगा तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी के हम 60 अंश के मान निकालेंगे। तो 60 अंश साइन 60 अंश कॉस 60 अंश टेन 60 अंश कॉसेक 60 अंश सेक 60 अंश और कॉट 60 अंश के मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने साइन के सामने क्या लिखा था, 30 के लिए 30 लिखा था। अब हम 60 के लिए भी बदलेंगे नहीं, वही रहेगा 60 अंश की सम्मुख भुजा। अब वास्तव में 60 अंश के सामने के मुख के सामने कौन है और नीचे आएगा कर्ण। ये हमारा 60 अंश का कोण है, इसकी सम्मुख भुजा है √3a अपॉन 2a कट गया तो कर्ण 3/2। 60 अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण किया तो साइन 60 अंश का मान आया कर्ण 3/2। ऐसे ही 60 अंश की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये cos थीटा का मान हो गया तो cos 60 अंश की संलग्न जो कर्ण ना हो तो संलग्न कौन है, ये दो तो है ही 60 अंश के पास, ये तो कर्ण हो गई भाई साहब। तो ये कौन सी हो गई, आधार हो गई, जिसको हम बोलते हैं 60 अंश के लिए आधार या 60 अंश की संलग्न भुजा। तो 60 अंश की संलग्न भुजा कौन है, a है। कर्ण कितना है, कर्ण है 2a, जब कट जाएगा तो 1/2 प्राप्त होगा। इसी तरह से tan का मान होगा 60 अंश की सम्मुख भुजा बटे 60 अंश की संलग्न भुजा। ये जब दोनों हम करेंगे तो 60 अंश की संलग्न भुजा हमारे पास, देखिए 60 अंश है, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, तो 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, कर्ण 3/a। और 60 अंश की संलग्न भुजा कौन सी है, देखिए 60 अंश, और ये हो गया a, जब कटा तो कर्णी 3 प्राप्त हुआ। फिर से कॉसेक 60 सेक 60 कॉट 60 तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आसानी से हम जानते हैं कि साइन 60 का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो कर्णी 3/2 के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, 2/3। हमें पता है कि साइन का व्युत्क्रम कॉस है, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। लेकिन समान कोणों के लिए यह भी ध्यान रखना है कि समान कोणों के लिए हम व्युत्क्रम मान निकालते हैं। तो सेक 60 अंश का मान हमारे सामने क्या होगा, cos 60 का मान 1/2 है, तो सेक 60 का मान उसका व्युत्क्रम 2/1 अर्थात 2। वैसे ही tan 60 का मान हमारे पास कर्णी 3/1 है या कर्णी 3 है। जब हम उसका व्युत्क्रम करते हैं तो 1 जाएगा ऊपर और कर्णी 3 आएगा नीचे, 1/3। इस तरह से 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम ज्ञात करते हैं। अब हम 0 अंश और 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। अब हम 0 अंश और 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। हम लेते हैं एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, और AB जो कि थीटा के लिए आधार है और A के लिए आधार है और C के लिए लंब है, जो कि हम अभी यहां दर्शा देते हैं कि कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये भुजा BC है, और कोण C की सम्मुख भुजा कौन है, भुजा AB है। तो हम इस तरह से ध्यान रखें। फिर हमें यह ध्यान रखना है कि 0 अंश और 90 अंश के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करें कि हम कोण A को बिंदु A को बिंदु B के अत्यधिक निकट ले जाने पर, बिंदु A को हम बिंदु B के अत्यधिक निकट ले जाएंगे तो स्थिति 2 निर्मित होगी। जो कोण यहां पर था उससे अधिक कोण बन जाएगा, और भी निकट हम लाते ही जाएंगे और भी निकट आते जाएगा। तो एक स्थिति ये आएगी कि ABC के मान के लगभग बराबर हमें CA का मान प्राप्त होगा, कि BA BC के लगभग बराबर कौन हो जाएगा, BC के लगभग बराबर हो जाएगा हमारा CA। BC और CA का अनुपात लगभग 1 के बराबर प्राप्त होगा, और कोण A लगभग बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश के।
तब हम कोण सी को भी तो धीरे 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 चिपकते देख रहे हैं उसकी भुजाओं को, तो कोण सी भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 अंश के बराबर हो जाएगा। तो स्थिति क्या निर्मित होगी, इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण ए वास्तव में जब 90 अंश के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन 90 अंश। साइन 90 अंश की स्थिति क्या निर्मित होगी, यहां से देखिए ये कोण ए जब लगभग 90 अंश के बराबर हो जाएगा तो इसकी सम्मुख भुजा BC, सम्मुख भुजा कौन है इसकी सम्मुख भुजा है BC, और इसकी आसन्न भुजा या जिस भुजा पर यह बैठा हुआ है वह भुजा संलग्न भुजा कितनी है, संलग्न भुजा का तो अंत हो गया, कोण ए जब निकट जाएगा तो संलग्न भुजा ये जो है लंब और ये जो कर्ण है, देखिए हमने सबसे पहले ले लिया BC ले लिया लंब और AC लेना है कर्ण, तो वास्तव में AC वास्तव में किसके बराबर हो गया है, AC वास्तव में ये देखिए AC का तो अंत ही हो गया, वो BC के ही बराबर हो गया है। ये देखिए AC वास्तव में जो ये कर्ण वाला AC है वो BC के बराबर हो गया है, तो मैं यहां फिर से BC ही लिख दूं क्या, जब BC से BC कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे cos 90 tan 90। देखिए cos 90 हम कैसे ज्ञात करेंगे, cos 90 के लिए हमें चाहिए कोण A की संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा और कर्ण, संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात तो हम लिखते हैं AB बटे AC। वास्तव में हमने AB का तो अंत कर दिया है, AB वास्तव में क्या हो गया, 0 के लगभग बराबर। देखिए यहां लिखा नहीं, AB वास्तव में क्या हो गया है, 0 के लगभग बराबर हो गया है, इसलिए 0 बटे आप किसी भी, और AC वास्तव में क्या हो गया है, तो BC के बराबर हो गया है, तो 0 बटे BC मतलब 0 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम tan 90 अंश का मान निकालेंगे। tan 90 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A की सम्मुख भुजा यानी BC और A की संलग्न भुजा यानी AB, BC बटे AB। तो हमें देखिए क्या प्राप्त हुआ, BC का मान वास्तव में कितना है, BC का मान देखिए BC हमारे पास BC ही है, लेकिन AB का तो अंत हो चुका है, AB वास्तव में AB में जाकर मिल गया है, उन दोनों में लगभग एक ही मूल बिंदु बन गया है, तो उसके बीच की दूरी लगभग 0 है, जो कि किसी भी संख्या के बटे 0 यानी परिभाषित नहीं है। इस तरह से हम sin 90, cos 90 और tan 90 का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इनके व्युत्क्रमों के मान ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रमों के मान बहुत आसान है, cos sec 90 अंश का मान क्या होगा, sin 90 का मान 1 है तो cos sec 90 का मान भी 1/1 मतलब 1 होगा। वैसे ही sec 90 जो है वो cos 90 का व्युत्क्रम है, 0 है तो 0 के बटे 1 है अभी, तो 1 के बटे 0 है, यह भी परिभाषित नहीं है। अब cot 90 वास्तव में 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, तो परिभाषित नहीं का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 होगा। tan 90 परिभाषित नहीं है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 0। ये हमने 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया। अब मैं इन्हीं मानों से 0 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके बताता हूं। 0 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे इसी चित्र में, इसी आकृति में, इसी त्रिभुज में sin 0 अंश, वास्तव में कोण A हमने न्यून कोण लिया है और sin 0 अंश, तो जैसे जैसे हम A को 90 के निकट लेके जाते हैं C वास्तव में 0 के निकट जाता है, C वास्तव में 0 के निकट जाता है, तो sin 0 अंश या हम लिख सकते हैं इसे sin C बराबर sin 0 अंश। तो sin C के लिए क्या स्थिति निर्मित हो रही है, sin C के लिए लंब कौन है, sin C के लिए लंब या सम्मुख भुजा है AB बटे कर्ण कौन है, AC। अब AB और AC के रूपों में कोई परिवर्तन हुआ क्या, हाँ साहब, AB का तो अंत हो चुका है, AB का अंत हो चुका है, लगभग 0 के बराबर आ चुका है, और AC वास्तव में अब क्या बन चुका है, AC वास्तव में BC बन चुका है। इस तरह से sin 0 अंश का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। वैसे ही अब हम लेंगे cos 0 अंश। cos 0 अंश मतलब
कोण सी के लिए, कोण सी की बात हो रही है, ये देखिए ये कॉस सी ही क्या बना है, कॉस शून्य अंश, यानी आधार बटे कर्ण। ये सी के लिए आधार कौन है, बीसी है, सी के लिए आधार कौन है, बीसी है, और कर्ण कौन है, एसी है। बीसी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, बीसी तो जिंदा है, बीसी का मान बीसी ही हो गया, लेकिन एसी भी वास्तव में लगभग किसके बराबर हो चुका है, बीसी के बराबर हो चुका है। ये भी जब कट जाएंगे तो मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम कॉस के लिए सी लिया, अब टेन के लिए सी लेंगे, जो कि वास्तव में टेन शून्य अंश कहलाएगा। टेन शून्य अंश मतलब टेन सी, तो इसके लिए हमें लंब बटे कर्ण या सी की लंब बटे आधार या सी की सम्मुख भुजा बटे सी की आसन्न भुजा या सी की संलग्न भुजा। तो सी की सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, सी की संलग्न भुजा कौन है, बी सी। अरे सर ए बी का तो अंत हो चुका है, ए बी वास्तव में क्या हो गया है, 0 बटे बी सी। 0 बटे बी सी को हम लिख सकते हैं 0, यानी टेन शून्य अंश का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0। अब हम बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इनका व्युत्क्रम करके। साइन शून्य अंश 0 है तो कॉसेक शून्य अंश बराबर 0 बटे 1 है, 1 बटे 0 यानी परिभाषित नहीं। 0 का व्युत्क्रम हम हमेशा ध्यान रखें कि 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है। कॉस शून्य अंश का मान 1 है तो सेक शून्य अंश का मान भी 1 बटे 1 यानी 1 ही होगा। और टेन शून्य अंश का मान 0 है तो उसका कॉट शून्य अंश का मान, हमें पता है कि शून्य अंश का व्युत्क्रम जो है वो परिभाषित नहीं है। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय सारणी को याद कर सकेंगे, याद रख सकेंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद।